इन्वेस्टिगेशन का करेंगे धड़ाकेदार रिवीजन। सर ये धड़ाकेदार रिवीजन क्या होता है? मैंने बोला इतना जबरदस्त रिवीजन कराऊंगा कि सब कुछ चीजें रिकॉल हो जाएगी आपको और 1.5 दिन में आप इस रिवीजन को देख सकते हो, आपका सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ हाँ हाँ। चलो सर 1.5 दिन में आप लोग क्या कर सकते हो, ये रिवीजन को देख सकते हो, आपका सब कुछ बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। सर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 1 था ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन के बीच का डिफरेंस बताओ। मैंने बोला भाई इन्वेस्टिगेशन कब होगी पता है? जब एक बंदा क्या करेगा, जब एक बंदा सुसाइड करेगा। कैसे? रोप पे सुसाइड करेगा। कैसे सर? रोप पे सुसाइड करेगा तब होगी इन्वेस्टिगेशन। देखो AI रोप थी इसकी मेमोरी टेक्निक, A फॉर ऑडिट, I फॉर इन्वेस्टिगेशन। मैंने बोला हाँ सर याद आता है। और रोप क्यों सर? इन्वेस्टिगेशन कब होगी? जब रोप पे क्या होगा? सुसाइड होगा। चलो सर A फॉर अपॉइंटिंग एजेंसी, ओके A, I फॉर इनहेरेंट लिमिटेशंस, ओके I, R फॉर रिपोर्टिंग, O फॉर ऑब्जेक्टिव, P फॉर पीरियोडिसिटी और E फॉर एविडेंस। सब लोग AI रोप लिखेंगे चैट बॉक्स में। भाई साहब तुम्हारे हाथ अभी नहीं चले ना तो एग्जामिनर का हाथ चल जाएगा उधर तुमको फेल करने में। प्लीज अभी से अपने हाथ चलाते हुए जाना। अपॉइंटिंग एजेंसी, मैंने बोला ऑडिट में कौन अपॉइंट करता है? अबे ओनर, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। ऑडिट के केस में कौन अपॉइंट होता है, मतलब कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को? मैंने बोला शेयर होल्डर करते हैं, ओनर करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के केस में एरा गैरा नथु खैरा कोई भी करके चला जाएगा, कोई भी थर्ड पार्टी कर सकती है। क्लियर है? हाँ सर। जब मैं बात करता हूं इनहेरेंट लिमिटेशंस की, ये इनहेरेंट लिमिटेशंस की केला को दिए ना, किधर करना? ऑडिट में जाके करना, इससे 200 में। हट, इन्वेस्टिगेशन पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने बोला वाह सर मजा आ गया। रिपोर्टिंग किसको करेंगे? अब एक कॉमन सेंस मारना, जो अपॉइंट करके लाएगा उसको ही तो रिपोर्ट बना के देंगे। मैंने बोला अपॉइंट किसने किया था? ओनर ने, तो रिपोर्ट किसको देंगे? ओनर को, ऑडिट के केस में। बराबर है? यहां पे अपॉइंट किसने किया था? थर्ड पार्टी ने। रिपोर्ट किसको देंगे? उसी को देंगे जिसके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो थर्ड पार्टी को। क्लियर है? हाँ सर। ऑब्जेक्टिव क्या था? अभी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव तो अपन 11th क्लास से समझते आ रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और वर्किंग रिजल्ट्स का, बोले तो बैलेंस शीट P&L का। इन्वेस्टिगेशन क्या था सर? दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, यानी पहले फैक्ट को स्टैब्लिश करूंगा, यानी गड़बड़ का पता लगाऊंगा और फिर उसको डीप डाइव एनालिसिस करूंगा, असेस करूंगा पर्टिकुलर सिचुएशन को। मैंने बोला हाँ सर मजा आ गया सर, मजा आ गया। पीरियोडिसिटी, मैंने बोला पीरियड की बातें किधर होती है? मैंने बोला पीरियड की बातें होती होंगी ऑडिट में, क्वार्टरली ऑडिट, हाफ ईयरली, ईयरली। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं है, रिजिड टाइम फ्रेम नहीं है, एक बार चालू हुआ तो हो सकता है सालों साल तक चले। क्लियर है? हाँ। एविडेंस कैसा मिलता है ऑडिट में? प्राइमा फेसी एविडेंस मिलता है, इसलिए कभी भी वहां पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं जाता। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मेरे को पता चल जाता है खून किसने किया है। मैं कहा अक्षित नहीं खून किया है, यही है कंक्लूजन हमारा और यही है हमारा कंक्लूसिव एविडेंस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्वेश्चन 2 वाज स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन। भाई बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। मैंने बोला पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, मैंने बोला हाँ जी याद आता है। सेकंड पॉइंट को गोली मारी 1 मिनट के लिए, मैंने बोला सबूत, एनालिसिस ऑफ सबूत और रिपोर्ट बनेगी। क्लियर है सर? मैंने बोला हाँ सर। यानी ये 3rd 4th और 5th पॉइंट अपन ने पहले कर लिए, सेकंड पॉइंट को गोली मारी। चलो सर अब जाते हैं एक एक के अंदर के। मैंने बोला डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बस इतना ध्यान में रखा। हाँ सर। अंदर एक लाइन उसको ही बड़ा करके लिख दिया, इन्वेस्टिगेटर विल डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ऐसा करके अंदर एक लाइन लिख दी। सेकंड पॉइंट को गोली मारी थी, मैंने बोला पहले सबूत कलेक्ट करो, यानी कलेक्शन ऑफ एविडेंस। सबूत कलेक्ट किया, वो सबूत का क्या किया? एनालिसिस किया, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। मैंने बोला हाँ सर। और एंड में क्या बना के दे दी? मैंने रिपोर्ट बना के दे दी, बोले तो रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स। मैंने बोला यहाँ पे भी एक एक लाइन मन से ही लिखनी थी। अबे कैसे? अबे हेडिंग को ही बड़ा करके लिख दो, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। इन्वेस्टिगेटर विल कलेक्ट एविडेंस, खत्म होगी बात। इन्वेस्टिगेटर विल एनालाइज एंड इंटरप्रेट फाइंडिंग्स, खत्म होगी बात। सर रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स जो था ना, वो 2 जनों की बात आती है उसमें, मतलब रिपोर्ट बनेगी ना तो 2 जनों की बातों को कंसिडर करके रिपोर्ट बनेगी। 2 जने। कौन थे वो 2 जने? मैंने बोला क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस और इन्वेस्टिगेटर के फाइंडिंग्स। कौन था? क्लाइंट और इन्वेस्टिगेटर। क्लाइंट कौन था? कंपनी का मालिक, याद है? जो इन्वेस्टिगेशन करा रहा था। इन्वेस्टिगेटर कौन था? जो मैं था। मैं क्या कर रहा था? इन्वेस्टिगेशन करने गया था। क्लियर है? तो क्लाइंट की बातों को, इन्वेस्टिगेटर की बातों को ध्यान में रखेंगे। बीच में सेकंड पॉइंट पे आया था अपना फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाते वक्त सर चैट बॉक्स में लिखते चलेंगे, इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाते वक्त मेरे को किन किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखो अपन ने क्या बनाए थे? 4 पॉइंट बनाए थे। बिजनेस का नेचर, बिजनेस का स्ट्रक्चर। मैंने बोला हाँ सर। क्या था? नेचर ऑफ बिजनेस, स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। ओके। और स्कोप प्लस डेप्थ, स्कोप प्लस ऑब्जेक्टिव। यानी मैंने बोला देखो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव का 1 पॉइंट हो गया। हाँ सर। स्कोप एंड डेप्थ का 1 पॉइंट हो गया। स्कोप एंड डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गए अपने 4 पॉइंट। फिनिश। ओके। यस सर। ओके। इंपॉर्टेंट इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड बाय इन्वेस्टिगेटर व्हाइल प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। रिपोर्ट बनाते वक्त मेरे को कौन सी बातें माइंड में रखनी? सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे माइंड में रखो मेरा नेचर, माइंड में रखो मेरा नेचर। अब मेरा नेचर क्या है? देखो भाई, M फॉर मीनिंग, हाँ, E फॉर एविडेंस, हाँ, R फॉर रेलेवेंट, हाँ, A फॉर अपीयर। मैंने बोला हाँ। और एंड में क्या? नेचर, मेरा नेचर। देखो सर सबसे पहला अक्षित गिरी यहाँ पे करनी नहीं है, डबल मीनिंग बातें नहीं चलेगी। मैंने बोला हर वर्ड का जो भी आप अपने रिपोर्ट में यूज कर रहे हो ना, उसका एक ही मीनिंग होना चाहिए। सिंपल ल्यूसिड लैंग्वेज में रिपोर्ट बनाना, मीनिंग जो है ना डिफरेंट नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ओके सर। बातें हवा में मत करना,
बातें जो करनी है हवा में मत करना। हर एक बात का क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, आपके पास सबूत होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, एविडेंस। हर एक फैक्ट का क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। आर फॉर रेलेवेंट, रेलेवेंट यानी कि रिपोर्ट में जो भी बातें आएंगी वो सारी रेलेवेंट होनी चाहिए, इररेलेवेंट बातें करना मत। और एंड में जो इन्वेस्टिगेटर का ओपिनियन होगा वो अपीयर करेगा फाइनल पैरा ऑफ रिपोर्ट में, बीच में कहीं डाल मत देना। और एंड में मैं क्या देखूंगा, रिपोर्ट करूंगा नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बस इतना ध्यान में रख के चलना, रिपोर्ट नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऐसा लिख करके चलना। क्लियर है क्या मैंने बोला? हाँ। फिर अपन ने देखे थे स्पेशल इश्यूज इन इन्वेस्टिगेशन। तुम कॉमन सेंस के बारे में बता दोगे, कॉमन सेंस से ये आंसर को बता दोगे, क्या मैं मेरे वर्किंग पेपर्स को फाड़ के फेंक दूं या मेरे पास संभाल के रखूं? मैंने बोला भाई मेरे संभाल के रख, रिटेन कर फुल नोट्स ऑफ वर्क एंड ऑल वर्किंग पेपर्स। कॉमन सेंस है? हाँ सर कॉमन सेंस है। उसके बाद क्या तुमको एक्सपर्ट के असिस्टेंस की जरूरत है क्या? मैंने बोला ले लूंगा मैं एक्सपर्ट का असिस्टेंस, लेकिन एक बार कंपनी के मालिक से पूछ करके तो आऊं। यानी इन्वेस्टिगेटर ने क्या बोला ना, मैं एक बार क्लाइंट की रिटर्न परमिशन लेकर आऊंगा, कंपनी के मालिक की रिटर्न परमिशन लेकर आऊंगा। यानी आफ्टर ऑब्टेनिंग रिटर्न कंसेंट ऑफ क्लाइंट मैं क्या करूंगा ना सर, मैं असिस्टेंस ले लूंगा एक्सपर्ट की। इन्वेस्टिगेटर में ऑब्टेन व्यूज एंड ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की मदद ले लूंगा, लेकिन एक बार लिखित में मैं कंसेंट लेकर आऊंगा मेरे क्लाइंट का। ठीक है सर। अब सर सिंपल सी बात समझो, क्या मैं ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे रिलाई कर सकता हूं क्या? मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन दो केस में नहीं कर सकते। सबसे पहला केस, ऑडिट बहुत बेकार तरीके से हुआ था, यानी ऑडिट कैजुअली हुआ था, तो मैं क्यों ही करूंगा ऑडिटेड रिपोर्ट पे, मतलब ऑडिट रिपोर्ट पे मैं भरोसा क्यों करूंगा, नॉर्मली करूंगा क्योंकि चार्टर्ड ने बनाई है। लेकिन अगर कैजुअली ऑडिट हुआ था तो नहीं करूंगा। हाँ सर। या तो फिर मेरे को अगर डाउट था ना सर, डाउट ऑन ऑडिटेड एफएस, तो नहीं करूंगा। मेरे को शक है ऑडिटेड एफएस पे, तो नहीं करूंगा। क्लियर सर। क्या मेरे को 100% चीजें चेक करनी है या सिलेक्टिव वेरिफिकेशन करूंगा तो चल जाएगा? मैंने बोला अगर कैशियर ने कैश चुराया ना सर, तो फिर मैं क्या करूंगा, 100% कैश वाउचर चेक करूंगा, प्रॉफिटेबिलिटी निकालते वक्त सिलेक्टिव बेसिस में वापर सकता हूं। मैंने बोला ओके सर। व्हाट पॉइंट्स टू कंसीडर फॉर स्टडीइंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस? मैंने बोला फाइनेंशियल पोजीशन, देश की हालत जो है ना, देश की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी हो गई ना सर, टोपो जैसी हो गई है, टोपो जैसी। क्लियर है? हाँ सर। मेमोरी टेक्निक को क्वेश्चन से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन का क्वेश्चन है, मैंने बोला टोपो जैसी फाइनेंशियल पोजीशन हो गई है सर। टी, व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट इन फ्यूचर? फ्यूचर में क्या प्रॉफिट बढ़ने वाला है, फ्यूचर में क्या सेल्स बढ़ने वाली है या घटने वाली है? क्लियर है? ट्रेंड मैंने बताना है। फिर ऑपरेटिंग, वेदर बिजनेस इज ऑपरेटिंग एट 100% कैपेसिटी और इंप्रूवमेंट्स कैन बी मेड। अपन ने आज एक मशीन का एग्जांपल लिया था, 1000 यूनिट्स की मशीन थी। मैंने बोला क्या उसको आप 100% कैपेसिटी पे वापर रहे हो, यहां भी और यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। फिर वेदर प्रॉफिट विच बिजनेस एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इन फ्यूचर वुड यील्ड एडिक्वेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने आपको बताया था मेरा एम था रिटर्न ऑन कैपिटल में कितना करूंगा फ्यूचर में, 10% का करूंगा। हाँ सर। तो अभी जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, क्या वो 10% का आरओसी, मतलब अभी जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं ना, और फ्यूचर में भी मान लो मैं वही प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो क्या उससे मेरा 10% का प्रॉफिट अचीव हो जाएगा क्या? यानी क्या मैं 10% आरओसी मेंटेन कर पाऊंगा क्या प्रॉफिट से? वेदर प्रॉफिट विच बिजनेस एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इन फ्यूचर वुड यील्ड एडिक्वेट आरओसी। क्या तुमको समझ में आ रही है? अगर मेरे को 10% का आरओसी कमाना है, तो अभी जो मैं मान लो अभी मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं मान लो 5 करोड़ का, ठीक है, क्या अगर ये 5 करोड़ का ही मेरा प्रॉफिट चलता रहा तो क्या मैं 10% का आरओसी कमा पाऊंगा क्या? ये मेरे को देखना था कि यानी कि प्रॉफिट जो है वो इनफ है क्या आरओसी कमाने के लिए? ओके सर। और फिर क्या देखा था, एडिक्वेसी और अदरवाइज ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, यानी जो वर्किंग कैपिटल है वो बराबर है या और जरूरत है वर्किंग कैपिटल, और पैसा लाने की जरूरत है। मैंने बोला देखो सर टोपो को मैंने क्या इधर अंडरलाइन करके मैं चला था। क्लियर है? हाँ। TOPO, T फॉर ट्रेंड, O फॉर ऑपरेटिंग, P फॉर प्रॉफिट, O फॉर अदरवाइज। क्लियर है? हाउ विल यू इवैल्यूएट ट्रेड रिसीवेबल एज इन्वेस्टिगेटर? डेटर को कैसे तुम लोग क्या करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे? सब लोग चैट बॉक्स में लिखना सर। डेटर की छोटी छोटी बातें सर क्या है सर, कॉमन सेंस मारो। वेदर प्रॉपर प्रोविजन फॉर बैड डेट हैव बीन मेड इन द ईयर इन विच रेलेवेंट सेल्स टुक प्लेस। मैंने बोला जिस साल तुमने बेचा ना माल, उसी साल तुमको प्रोविजन बनाना है, ना कि उस साल में जब तुमने उसको राइट ऑफ किया। तो बस वही देखना है कि उस साल बनाया है कि नहीं बनाया प्रोविजन, जिस साल तुमने सेल करी। उसके बाद कितना तुमने क्या दिया ना, कितना तुमने क्रेडिट पीरियड दिया। मान लो मैंने 5 साल का उधार दिया, 6 साल का उधार दिया, यानी लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड। हाँ सर। कितना तुमने एक्सेसिव डिस्काउंट दिया, मार्केट में 10 रुपए का डिस्काउंट चल रहा था, तुमने 15 का दिया, यानी एक्सेसिव डिस्काउंट कितना दिया। हाँ सर। डेटर्स का मैं कैसे क्लासिफिकेशन करूंगा, एजिंग के हिसाब से करूंगा और डेटर्स टू सेल्स रेशियो में निकालूंगा। डेटर की जनरल बातें। What factors you will take into account as investigator in assessing turnover? टर्नओवर मैंने बोला क्वेश्चन बोले चाहे टर्नओवर क्वेश्चन बोले चाहे फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर, सब लोग चैट बॉक्स में एक मेमोरी टेक्निक लिखेंगे बढ़िया सी। टर्नओवर ऑफ एमपीसीटी, टर्नओवर ऑफ एमपीसीटी भाई बहुत बस है। देखो टर्नओवर ऑफ एमपीसीटी देखना बहुत बढ़िया है। एम फॉर मार्केटेबिलिटी, P फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, C फॉर कंपटीशन और T फॉर ट्रेंड। MPCT सब लोग लिखेंगे भाई साहब। देखो मैं मेमोरी टेक्निक आपको दे रहा हूं ना, क्वेश्चन से लिंक करते चल रहा हूं। टर्नओवर तो क्या आ जाएगा, टर्नओवर ऑफ MPCT बहुत बढ़िया है। देखो सर M फॉर मार्केटेबिलिटी, इज इट पॉसिबल टू एक्सटेंड सेल्स इनटू न्यू मार्केट्स और दे हैव बीन फुल्ली एक्सप्लॉइटेड? क्या मैं नए मार्केट में जाऊं या नया मार्केट तो पहले से ही भरा हुआ है, अब मेरे को उधर जगह ही नहीं मिलेगी? क्लियर है? अभी मैं एक मार्केट में बेच रहा हूं, मान लो मैं गुजरात में बेच रहा हूं, तो क्या मेरे को महाराष्ट्र में जाना चाहिए कि महाराष्ट्र में नहीं जाना चाहिए? पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसिडरेशन, अगर मैं सिंगापुर में जाके मेरा माल बेच रहा हूं ना अदर कंट्री में जाकर के, तो क्या मोदी जी मेरे को सपोर्ट करेंगे क्या, गवर्नमेंट पॉलिसी मेरे को सपोर्ट करेगी क्या? वो
सी फॉर कंपटीशन। मान लो मैं अभी कोई माल बेच रहा हूं, लेकिन कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर आ गया जो कि चीपर प्राइस पे बेच रहा है, तो उससे मेरे इंपैक्ट मतलब मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाई? मेरा बिजनेस तो ठप हो जाएगा ना। ऐसे लाइकली इफेक्ट क्या रहेगा मेरे बिजनेस पे अगर कोई अदर मैन्युफैक्चरर आके चीपर प्राइस पे बेच रहा है, तो वो होता है कंपटीशन। और फिर आता है सर ट्रेंड, वेदर इन पास्ट सेल्स हैव बीन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली और फ्लक्चुएटिंग, यानी पास्ट में, पहले ठीक है पास्ट की बात कर रहा हूं, सेल्स के ऐसे कंसिस्टेंटली बढ़ रही है या फ्लक्चुएटिंग तरीके से बढ़ रही है, वो मेरे को देखना है सर। ठीक है सर सेल्स को देखना था क्योंकि टर्नओवर का क्वेश्चन था इसलिए। हाउ विल यू इवैल्यूएट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इन्वेस्टिगेटर? वर्किंग कैपिटल का कैसे पता लगाओगे? मैंने बोला सिंपल सी मेमोरी टेक्निक अपन ने ध्यान में रखनी थी। वर्किंग कैपिटल T3 WC T3, देखो सर इसको क्वेश्चन से रिलेट करते जाना। WC T3 सर, T3 क्या है ना सर? पहला T ट्रेड पेबल का, फिर टर्नओवर का, फिर ट्रेड पेबल प्लस टर्नओवर। सर ट्रेड पेबल का क्या है सर? आर ट्रेड पेबल्स पेड प्रॉम्प्टली और बैकलॉग। क्या तुम ट्रेड पेबल को टाइम पे पैसा दे रहे हो या बैकलॉग कर रहे हो? बैकलॉग कर रहे हो, ये है सर। क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद टर्नओवर, हैज रेशियो ऑफ इन्वेंट्री टू टर्नओवर बीन इंक्रीजिंग? क्या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ रहा है क्या? अगर तो हाँ, तो क्या वो ऐसा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या टेम्पररी ट्रेंड में बढ़ रहा है? मैंने बोला ठीक है सर। और तीसरा क्या है ना, टर्नओवर के बढ़ने से ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल पे क्या इंपैक्ट है, यानी कि ट्रेड पेबल प्लस टर्नओवर। क्लियर है? तीसरा वाला पॉइंट, टर्नओवर के बढ़ने से ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल पे क्या इंपैक्ट है? मैंने बोला ओके सर। अगला था इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर। पहले से ही 5 पार्टनर थी, आयुषी, अभिषेक, काव्या, ये सब अपने पार्टनर थे, मेरे को जाना था। तो मैं एक पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या चीजें देखूंगा, बड़े ध्यान से देखना सर। पार्टनरशिप फर्म के सबसे पहले मैंने देखे थे क्लाइंट कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है, कौन सी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर रखा है, यानी पार्टनरशिप फर्म के क्लाइंट कैसे हैं, क्या उनके क्लाइंट सोल प्रोप्राइटर वाले हैं या कंपनी वाले हैं, यानी कि क्वालिटी ऑफ क्लाइंट मेरे को उनके देखना था। पोजीशन ऑफ ऑर्डर्स यानी कि कैसे क्लाइंट है उस पार्टनरशिप फर्म के, क्या वो पार्टनरशिप फर्म के क्लाइंट सोल प्रोप्राइटर हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो है उस पार्टनरशिप फर्म की क्लाइंट। फिर मेरे को क्या देखना था सर? मैनेजमेंट बोले तो मेरे को देखनी थी क्वालिटी ऑफ की पर्सनल, कौन कौन उस मतलब मैनेजमेंट में कौन कौन है, उधर मैनेजमेंट में कौन कौन है, वहां के सीईओ सीएफओ, और क्या है लाइक्लीहुड ऑफ देयर लीविंग ऑर्गेनाइजेशन इन नियर फ्यूचर, यानी क्या वो लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर के जा सकते हैं क्या। और फिर मेरे को देखना था इनमें स्पेशलाइजेशन यानी कि जो सुनो स्पेशलाइजेशन, भाई पीछे से बहुत पटाखे फूट रहे हैं। स्पेशलाइजेशन यानी कि संयम करे, पटाखा मस्त आवाज कर रहा है, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है तुमको? डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है ना? स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या, बड़े ध्यान से। स्पेशलाइजेशन यानी कि जो सीए फर्म है वो कौन से एरिया में स्पेशलाइजेशन कर रही है, क्या वो स्टैट्यूटरी ऑडिट में स्पेशलाइजेशन कर रही है या वो इनकम टैक्स में स्पेशलाइजेशन कर रही है। मैंने बोला फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ स्पेशलाइजेशन मेरे को देखनी थी। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ। और क्या 3 चीज देखूंगा? मैंने बोला क्लाइंट मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन के बाद में देखूंगा हिस्ट्री क्या है उसकी, गुडविल कितना है उसका, और डीड तो मैं एक बार पढ़ूंगा वो फर्म में जाने से पहले। मैंने बोला हाँ सर। मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले हिस्ट्री देखूंगा। ग्रेट। मैं क्या दूंगा? सबसे पहले हिस्ट्री देखूंगा, यानी कि भाई मैं बोला वो फर्म की मैं हिस्ट्री देखूंगा। फर्म जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी होगी, यानी हिस्ट्री ऑफ इंसेप्शन एंड ग्रोथ ऑफ फर्म में देखूंगा, कब से लेकर के वो फर्म है। क्लियर है? फिर मैं फर्म की क्या निकालूंगा? गुडविल निकालूंगा। गुडविल कंप्यूटेशन ऑन एडमिशन रिटायरमेंट, ठीक है सर, समझ गया। कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई रिटायर होता है, तो क्या गुडविल है उसकी। डीड में पढ़ूंगा। क्या मैं पढ़ूंगा? डीड में पढ़ूंगा। डीड में पता है क्या लिखा होगा? कंसेशनल टर्म्स। याद है तुमको? बाकियों के लिए कैपिटल क्या था ना, 10 लाख दोगे ना, 10 लाख, तो हम तुमको एंट्री मारने देंगे फर्म में। मेरे लिए कैपिटल क्या था? खाली 5 लाख था, यानी मैं देखूंगा मेरे को कोई कंसेशन मिल रहा है कि मेरे को कोई कंसेशन नहीं मिल रहा। मैंने बोला ठीक है सर। इन्वेस्टिगेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी, सब लोग चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे सर। इक्विटी शेयर्स के 2 मेथड थे वैल्यूएशन के, सब लोग लिख के बताएंगे। पता है पहला मेथड क्या था? बड़े ध्यान से देखना सर। पहला मेथड बहुत ज्यादा आसान था। सब लोग ना फॉर्मूले को लिखेंगे, नेटवर्थ अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर है क्या? हाँ सर। नेटवर्थ होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी। जब मैं असेट्स को लेता हूं ना सर, तो आई विल इंक्लूड गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला ओके सर। मेथड नंबर 2 पता है क्या थी? 5 से 7 साल का प्रॉफिट लिया था मैंने एज्यूम किया था कि आगे भी यही प्रॉफिट कंटिन्यू होगा, और फिर मैंने एक इनवर्स रिलेशन निकाला था रेट एंड वैल्यू के बीच में। रेट जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी कम, रेट जितनी कम वैल्यू उतनी ज्यादा, और फिर मैंने आर लिए थे। सर क्या होता है ना, चलो अपन उसको अब डीप में पढ़ते हैं। पहली मेथड आएगी नेटवर्थ के बेसिस पे, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। क्या बात समझ में आती है क्या? मैंने बोला हाँ सर, बात समझ में आती है। नेटवर्थ को मैंने लिया था अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स करके, ताकि मेरे को वैल्यू ऑफ 1 शेयर मिले। गुडविल और इन्वेस्टमेंट को मैं लेऊंगा जब मैं एसेट को कैलकुलेट करूंगा अपने न्यूमरेटर में। क्लियर है? सेकंड मेथड में मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला 5 से 7 साल का, एज्यूमिंग के सेम विल कंटिन्यू। मैं उसको कैपिटलाइज कर रहा था एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एएफएम के टीचर को याद करते हुए। रेट हाई तो वैल्यू कम, रेट कम तो वैल्यू हाई। मैंने बोला आर को ध्यान में रखना, यानी कि रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखना, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर को ध्यान में रखना, ठीक है। और रेट ऑफ रिटर्न कभी भी तुमको निकालना हो ना, तो क्या देखोगे? शेयर प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर। बोले तो
शेयर प्राइस देख लेना सिमिलर बिजनेस वाले की। याद है पार्ले जी वाला किसका देख रहा था, ब्रिटानिया की देख रहा था, ठीक है। शेयर प्राइस देखना सिमिलर बिजनेस की जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे कोटेड होगी, क्लियर है। हाँ सर। अगला अपन ने देखा था इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रपोजिंग टू गिव एडवांस और लोन टू कंपनी। यानी बैंक है ना, बैंक मेरे को लोन देना चाहती है तो बैंक मेरे को मेरा थोबड़ा देख के लोन नहीं देगी, बैंक मेरे को मेरा मुंह देख के लोन नहीं देगी, बैंक बोलेगी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बैंक अक्षित को पकड़ेगी, बोलेगी भाई इन्वेस्टिगेशन करके शंकर को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सर पता है क्या थी मेमोरी टेक्निक, मैं बोला मैं लड़की को जाके प्रपोज करूंगा, लड़की मेरे फाइनेंशियल्स देखेगी पिछले 5 साल के, पिछले 5 साल के लड़की मेरे फाइनेंशियल देखेगी 5 साल के, और फिर क्या करेगी ना, मेरी एक्स का पता लगाएगी और फिर जाके अपनी मॉम डैड से परमिशन लेकर के आएगी। बात समझ में आ रही है? मैंने बोला हाँ सर बात समझ में आ रही है। क्या है ना सर, देखो मैंने लड़कियों को प्रपोज, यानी कि सबसे पहले मेरे को देखना है पर्पस ऑफ लोन एंड मैनर इन विच बोरोअर प्रपोजेस टू इन्वेस्ट लोन अमाउंट, यानी कि मैं वो लोन का क्या करने वाला हूं। मैंने बोला मैं लोन से कार खरीदने वाला हूं, पर्पस देखना है मेरे को लोन का, क्लियर है क्या। मैंने बोला हाँ। लड़की को मैंने प्रपोज किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रपोज दिख रहा है तुमको, हाँ सर। तो मैंने क्या किया, पर्पस ऑफ लोन सबसे पहले बैंक देगा कि इसको क्यों चाहिए लोन, फिर लड़की ने मेरे क्या देखे थे, फाइनेंशियल, बैंक भी मेरे क्या देखेगा सर, फाइनेंशियल। बोले तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड रेपुटेशन फॉर बिजनेस इंटीग्रिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफिसर्स ऑफ कंपनी, यानी मेरे पास कितना पैसा है। बैंक देखेगा ये शंकर लखवानी के पास कितना पैसा है, और देखेगा कि भाई इसके जो डायरेक्टर ऑफिसर है वो मतलब सच्चे हैं कि नहीं है, इंटीग्रिटी वाले हैं कि नहीं है। पास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस देखा था लड़की ने मेरा, मैंने बोला हाँ सर पास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस देखा था। मैंने बोला भाई वापस से आकर क्या पास्ट 5 साल, बैंक मेरा देखेगी ग्रोथ डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस पास्ट 5 साल का, बैंक भी मेरा 5 साल का फाइनेंशियल देखेगी। मैंने बोला ठीक है सर समझ गए। अब बात आती है सर एक्स, अब बात आती है एक्स की। मैंने बोला लड़की ने मेरी एक्स देखी, बैंक भी एक्स देखेगा। मैं भी एसबीआई के पास गया ना लोन लेने, तो बोलेगा पहले तू कौन सी बैंक के पास गया था, मैंने बोला अदर बैंक बीओबी के पास, ठीक है। और उसने तेरे को क्यों रिजेक्ट किया था, रीजन ऑफ रिजेक्शन। जो लड़की है वो क्या करके आई, मॉम डैड से परमिशन लेकर के आई थी, याद है लड़की लेकर के आई थी परमिशन मॉम डैड से, ठीक है। बैंक देखेगा कि क्या मेरे महुआ उवा में मेरे को परमिशन दे रखी है क्या, यानी क्या मेरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेरे को लोन लेने की परमिशन दे रखी है क्या। मैंने बोला हाँ सर समझ गए। फिर अपन ने ये 3 पॉइंट देखे थे, खाली रीड पर्पस के लिए थे, क्योंकि मई 24 के डिस्क्रिप्टिव में आके गया था। पता है क्या, रीपेमेंट शेड्यूल को कैसे आप इन्वेस्टिगेट करोगे, जब वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, ये 2 चीजें क्वेश्चन में मिलेगी। यानी कि मेरे को क्या इन्वेस्टिगेट करना है, देखना पड़ ध्यान से। प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इन्वेस्टिगेट करनी, मैंने बोला हाँ सर प्रॉफिटेबिलिटी। रीपेमेंट शेड्यूल मैंने तुमको बताया था, रीपेमेंट शेड्यूल होता है पहले इंस्टॉलमेंट पे इतना जाएगा, दूसरे इंस्टॉलमेंट पे इतना जाएगा, हाँ। और क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, मैंने सिक्योरिटी कुछ गिरवी रखा होगा, तो ये सारी चीजों को मैं कैसे इन्वेस्टिगेट करूंगा, क्लियर है। हाँ रीपेमेंट शेड्यूल और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 2 कीवर्ड ध्यान में रखना, ठीक है। मैंने बोला 3 बातें देखूंगा मैं। सबसे पहला मैं पिछले 5 साल के कंडेंस इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, क्लियर है क्या। मैंने बोला हाँ सर। फिर मैं ब्रेकअप दूंगा एनुअल सेल्स का प्रोडक्ट वाइज, क्लियर है। हाँ सर। सर एनुअल सेल्स का प्रोडक्ट वाइज का ब्रेकअप पता है क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना सर उसको, मान लो बड़े ध्यान से देखना इसको, मान लो पार्ले जी है, मोनाको है, हाइड एंड सीक है, सब किसका है, पार्ले का है। तो ये क्या हो गया ना, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप। ये क्या हो गया ना सर, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप हो गया कि एक एक प्रोडक्ट आपको कितनी सेल करके दे रहा है। और फिर मैंने देख लिए थे कि ये कंप्यूट रेशियोज मेरे को करने हैं, अलग अलग रेशियो थे। मैंने बोला कोई भी 4-5 रेशियो का नाम तुमको याद रख के चलने का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल और फर्म प्रपोजिंग टू बाय बिजनेस। क्या याद आती है क्या तुमको बात, मैंने बोला हाँ सर। बड़े ध्यान से देखना, इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल फर्म प्रपोजिंग टू बाय बिजनेस, मैं बिजनेस को बाय करना चाहता हूं, मैं बिजनेस को खरीदना चाहता हूं, क्लियर है। मैं कौन हूं, इंडिविजुअल फर्म हूं, मैं बिजनेस को खरीदना चाहता हूं, तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखूंगा। देखो सबसे पहला तो देखा था अपन लिमिटेड कंपनी के केस में, मान लो मेरे को कोई लिमिटेड कंपनी खरीदनी है, मान लो मेरे को रिलायंस खरीदनी है मुख्य, तो मैं क्या बातें देखूंगा, मैंने बोला शेयर्स की 4 बातें देखूंगा, चार्जेस की 1 बात देखूंगा। सर बहुत सिंपल था, शेयर्स की 4 बात कौन सी देखोगे, मैंने बोला ऑथराइज्ड इशूड कैपिटल ऑफ कंपनी देखूंगा, मैंने बोला हाँ सर। फिर अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स देखूंगा, मैंने बोला हाँ सर। फिर राइट्स ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर्स देखूंगा, मैंने बोला हाँ सर। और फिर मैं देखूंगा कितना डिविडेंड मैंने पे कर दिया है पास्ट में, और कितना अरियर अमाउंट है डिविडेंड का, कितना डिविडेंड मैंने पे कर दिया है पास्ट में, कितना अरियर अमाउंट है डिविडेंड का ऑन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्लियर है। हाँ सर। और फिर मैं क्या देखूंगा ना सर, चार्जेस देखूंगा, यानी मैं रजिस्टर ऑफ चार्जेस चेक कर लूंगा। चार्जेस क्या होते हैं, जो असेट अपन गिरवी रखते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं चार्जेस। लेकिन मान लो मेरे को मुकेश अंबानी की रिलायंस ना खरीद के मुकेश किराना स्टोर खरीदना होता है, यानी कि प्रोप्राइटरी कंसर्न खरीदना होता, या कोई पार्टनरशिप फर्म खरीदनी होती, तो मैं किन बातों का ध्यान रखूंगा। याद है वो पार्टनरशिप फर्म किधर सिचुएटेड थी, मैंने बोला 4 पीजी के बीच में थी, 4 पीजी के बीच में थी, तो मैं क्या देखूंगा ना सर, 4 पीजी देखूंगा, क्लियर है क्या। मैंने बोला हाँ सर। पेटेंट, प्रॉफिट, प्रीमाइसेस, प्रोस्पेक्ट्स, गुडविल, मैंने बोला हाँ सर सिंपल है। सर 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 पेटेंट यानी कि अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ पेटेंट सबसे पहले मैं देखूंगा, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ पेटेंट देखूंगा। मैंने बोला हाँ सर, मान लो 10 साल का पेटेंट था, 5 साल हो गया, 5 साल बाकी, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ पेटेंट मैंने देखा। प्रॉफिट, मैंने बोला ये अपना बिजनेस क्यों बेचना चाहता है मेरे को, रीजन ऑफ सेल ऑफ बिजनेस एंड इफेक्ट ऑन टर्नओवर एंड प्रॉफिट मैं देखूंगा, मैंने बोला हाँ सर। प्रीमाइसेस, लेंथ ऑफ लीज अंडर विच प्रीमाइसेस है, मान लो 10 साल का भाड़े पे चल रहा था उसका बिजनेस, 5 साल के भाड़े पे चल रहा था। और फिर मैंने क्या देखा, प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स बोले तो एज ऑफ स्टाफ एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ
कंटिन्यूइंग। वो जो मुकेश किराना था वहां के स्टाफ की एज कितनी थी और वो क्या आगे कंटिन्यू करने वाला है क्या? मैंने बोला हाँ, और एंड में मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उसकी निकाल ली थी। फिर मैंने देखा इन्वेस्टिगेशन इन कनेक्शन विद रिव्यू ऑफ प्रॉफिट फाइनेंशियल फोरकास्ट। मैंने बोला इसमें तुमको दो बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, जब एक्स कंपनी बाय कंपनी को खरीदती है, जब अक्षित बबीता को खरीदता है ना, परचेज ऑफ बिजनेस जब होता है तो उसकी प्रॉफिट रिपोर्ट तुमको देखनी है। हाँ सर। और पता है जो अपन सीएमए डेटा बनाते हैं सर, जो आर्टिकलशिप में सीएमए डेटा बनाते थे, मैंने बोला हाँ सर, उसको ही ध्यान में रखना है। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब तुम लोन मांगने जाओगे ना, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मांगने जाओगे तो वो जो कैश फ्लो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मांगते हैं ना, वो अपने को ध्यान में रखना है सर। सर फ्रॉड डायमंड और 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड और फ्रॉड डायमंड और 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड और 4 कैटेगरीज ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड अपने को देखने सर। क्या थी इसकी मेमोरी टेक्निक? रोकी। क्या थी मेमोरी टेक्निक? रोकी। आर फॉर रेशनलाइजेशन, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, सी फॉर कैपेबिलिटी और आई फॉर इंसेंटिव। सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने बोला ध्यान से देखो सर, रेशनलाइजेशन का मतलब है मैंने खुद को कन्विंस कर लिया, मैंने खुद को, एक मिनट हार्दिक आता हूं, मैंने है ना खुद को कन्विंस कर लिया है, मैंने खुद को कन्विंस कर लिया है कि ये जो फ्रॉडुलेंट बिहेवियर है इज वर्थ द रिस्क है, ठीक है, रैशनल बिहेवियर है, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, मेरे सामने पता है 1 करोड़ का बंडल पड़ा था, मैंने बोला यार ये तो अपॉर्चुनिटी है, वीकनेस है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में और मैं इसको क्या कर सकता हूं ना, मैं इसको उठा करके ले जाऊंगा, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। सी फॉर कैपेबिलिटी, यानी कि मैं काबिल हूं ये चीज करने के, मेरे को पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बार ऐसा कर चुका है, मेरे पास एबिलिटी है कि भाई मैं चोरी करूं, क्लियर है। और आई फॉर इंसेंटिव, मैं गरीब हूं, मेरे को जरूरत है पैसों की, क्लियर है। मैंने बोला हाँ सर। फिर इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड और पॉसिबल फ्रॉड, सब लोग लिखेंगे सर 2 एम के पॉइंट देखे थे, 2 अकाउंटिंग के पॉइंट देखे थे सर। 2 एम के क्या पॉइंट देखे थे? मैंने बोला मिसिंग एविडेंस, 100 सबूतों का बंडल था, 100 बिल्स का बंडल था, उसमें से एक बिल मैंने हटा लिया था, यानी मिसिंग एविडेंस इंक्लूडिंग ऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, एक पॉइंट देखा था मैंने, हाँ सर मिसिंग एविडेंस। और दूसरा मैंने देखा था अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, यानी मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट मेरे को काम नहीं करने दे रहा है, यानी मैनेजमेंट मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में डिले कर रहा है या मेरे को रिकॉर्ड्स नहीं दे रहा, क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ। 2 अकाउंटिंग के पॉइंट थे, यानी फ्रीक्वेंट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कर रहे थे वो लोग, या थी डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड जिसमें इनकरेक्ट और डिलेड रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट मेरी तरफ से हो रही, क्लियर है क्या? हाँ सर। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट फ्रॉड, मैंने बोला भाई इसकी क्या मेमोरी टेक्निक थी पता है? अपन ने बोला था कि ऋतिक रोशन ने ड्रेस बदल करके, याद है फ्रॉड किया था धूम 2 में, मैंने बोला हाँ सर ऋतिक रोशन ने ड्रेस बदल करके फ्रॉड किया था, तो सर DRESS, डी फॉर डिग्री ऑफ कल्यूजन अपन ने देखा था, आर फॉर रिलेटिव साइज ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट्स अपन ने देखा था, ई फॉर फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन देखा था, एस फॉर स्किलफुलनेस ऑफ परपेट्रेटर और एस फॉर सीनियरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। और इस पर चर्चा भी करी थी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, सीनियर होंगे तो भाई अपन जो है मुश्किल से फ्रॉड पकड़ पाएंगे, जूनियर होंगे तो करेंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि एग्जाम में खाली इतना लिख के आने, एक्सप्लेनेशन गया भाड़ में, जो मैंने दिया था उसको भूल जाओ एक्सप्लेनेशन को, क्लियर है। मैंने बोला हाँ। एक इन्वेंट्री फ्रॉड का अपन ने क्वेश्चन देखा था, मैंने बोला था देखो सर इन्वेंट्री फ्रॉड कैसे कैसे होगा, 2 चोरी के पॉइंट ले लो, 2 बुक्स के पॉइंट ले लो। चोरी यानी कि एम्प्लॉय ने सबसे पहले चोरी करी, यानी कि गुड्स को रिमूव कर लिया, क्लियर है। हाँ सर। गुड्स को रिमूव करके, थेफ्ट ऑफ गुड्स करके उसने उसको राइट ऑफ कर दिया एज डैमेज्ड गुड्स, यानी ये हो गए 2 चोरी के पॉइंट। फिर आते हैं 2 बुक्स के पॉइंट। सबसे पहले में क्या हुआ ना सर, स्टॉक डिस्पैच किया गया लेकिन सेल्स अकाउंट में एंट्री नहीं करी, क्लियर है। मैंने बोला हाँ। लेकिन दूसरे में क्या किया ना, स्टॉक चोरी किया गया लेकिन एंट्री भी कर दी ताकि बुक क्वांटिटी टैली कर जाए एक्चुअल क्वांटिटी के साथ, क्लियर है। यानी इन दोनों में क्या फर्क है ना, इसमें आपने एंट्री नहीं करी सेल्स अकाउंट में और इसमें आपने रिकॉर्ड्स में एंट्री कर दी। मैंने बोला बहुत सिंपल है सर। सर वेरिफिकेशन फॉर डिफाल्केशन ऑफ इन्वेंट्री और ऑडिट प्रोसीजर्स क्या थे? मैंने बोला भाई इसको पता करना होगा, ये ऊपर वाले फ्रॉड को पता करना होगा तो क्या ऑडिट प्रोसीजर्स वापरोगे? मैंने बोला R4 बोले तो सबसे पहले मैं पास्ट रिकॉर्ड्स देखूंगा ताकि मेरे को पता चले कितना वेस्टेज होता है प्रोडक्शन में। मैंने बोला हाँ सर। फिर मैं फिजिकल क्वांटिटी को और एक्चुअल बुक्स को, यानी जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी दिख रही है ना और जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिख रहे हैं, दोनों को क्या करूंगा, रिकंसाइल करूंगा। फिर मैं मेरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करूंगा। बोले तो जो मेरा एंटायर सिस्टम है, रिसिट से लेकर के, स्टोरेज से लेकर के डिस्पैच का, क्लियर है, आने से लेकर के, स्टोर से लेकर के डिस्पैच का, उसको रिव्यू करूंगा और मैं चेक करूंगा पर आवर कैपेसिटी ऑफ मशीन, कितना टाइम लगा है टू कंप्लीट 1 साइकिल ऑफ प्रोडक्शन। ये हो गया मेरे इन्वेंटरी फ्रॉड, क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ। अगला आता है मेरा इन्वेस्टिगेशन फॉर कैश रिसिट्स। मैंने बोला खाली मेरे डायग्राम को ध्यान रखते चलना। कैश डिस्काउंट को बढ़ा के दिखाया, पेमेंट साइड को बढ़ा के दिखाया, रिसिट साइड को घटा के दिखाया, कैश को क्रेडिट सेल में बदल दिया, गुड डेट को बैड डेट में बदल दिया। बस इतना ही लिखना है। क्या मैंने बोला, बड़े ध्यान से दिखना सर, बस इतना ही लिखना है, बड़े ध्यान से देखना। कैश डिस्काउंट को बढ़ा के मैंने दिखाया था, शोइंग लार्जर कैश डिस्काउंट देन एक्चुअली अलाउड, क्लियर है। मैंने क्या बोला, पेमेंट साइड को बढ़ा के दिखाया, रिसिट साइड को घटा के दिखाया, यानी ओवरकास्टिंग पेमेंट साइड, मैंने बोला हाँ सर, और अंडरकास्टिंग रिसिट साइड, मैंने बोला हाँ सर। फिर कैश सेल को क्रेडिट सेल के रूप में दिखाया, एडजस्टिंग कैश सेल एज क्रेडिट सेल, राइटिंग ऑफ गुड डेट एज बैड डेट। इसके मैंने पता है एग्जांपल ये थे, मैं नौकर था,
ठीक है, मैं क्या करता चोरी कर रहा था पैसों की, मैंने बोला हाँ सर, वो एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए चलना। वेरिफिकेशन और ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे कैसे करोगे, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे सीसी एरा। सीसी एरा बोले तो कार्बन कॉपीज ऑफ रिसिट्स मार्क्ड डुप्लीकेट, वो डुप्लीकेट कार्बन कॉपी होती है उसको मैं स्क्रूटिनाइज करूंगा, कैश सेल को मैं स्क्रूटिनाइज करूंगा, ये हो गया सीसी। एरा बोले तो एविडेंस में देखूंगा इनकम का डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, रिकवरी फ्रॉम कस्टमर देखूंगा और ऑल विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक में चेक करूंगा, यानी कि बेसिकली बैंक की पासबुक को चेक करूंगा। एरा एविडेंस रिकवरी ऑल विड्रॉल्स। क्लियर है, मैंने बोला हाँ सर। क्लियर होता है क्या, जल्दी बताना। सब लोगों ने लिखा सीसी एरा, मजा आ गया। इन्वेस्टिगेशन फॉर कैश पेमेंट। सर इन्वेस्टिगेशन फॉर कैश पेमेंट बहुत सिंपल था। एक पॉइंट अपन ने पढ़ा था मेकिंग डबल पेमेंट ऑफ इनवॉइस, फिर मैंने बोला था एक पॉइंट मन से बनाना पेइंग फिक्टिशियस इनवॉइस। हाँ सर, ये हो गए 2 पॉइंट। हाँ, फिर तीसरा पॉइंट था पेइंग पर्सनल एक्सपेंस फ्रॉम बिजनेस। याद है मैंने बोला था कि तुमको साला हुआ बेटिंग लॉस है लेकिन तुम दिखा रहे हो उसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में, मैंने बोला तीसरा ये हो गया। हाँ सर, और चौथा क्या हो गया, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ वेट शीट आपने की और ऐसे आप लोग में से अप्रोप्रिएट कर रहे हो पैसे को। तो 4 पॉइंट अपने हो गए थे बढ़िया वाले, डबल पेमेंट और फिक्टिशियस इनवॉइस। सर जोड़ी बना के चल ली, और ये दोनों की जोड़ी बनी थी पर्सनल एक्सपेंस और वेट शीट वाली। सर इसको चेक कैसे करोगे, मैंने बोला सिंपल है, छोटे पेमेंट चेक करने, बड़े पेमेंट चेक करने और चेक के पेमेंट चेक करने। छोटे पेमेंट यानी कि पेटी कैश बुक को चेक करूंगा, बड़े पेमेंट यानी कि कैश के पेमेंट को चेक करूंगा नॉर्मल, और चेक पेमेंट यानी कि बियरर चेक को मैं चेक करूंगा। और भाई क्योंकि अपन ने एक फ्रॉड लिया था वेट शीट वाला, तो स्पेशल अटेंशन डालूंगा वेट शीट को, और मैं ऑब्टेन करूंगा कंफर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट कि भाई कितने एम्प्लॉइज हैं एक्चुअली में। फिर फ्रॉड थ्रू सप्लायर्स लेजर नवंबर 24 में डिस्क्रिप्टिव आ गया, इसलिए आने के चांसेस कम है सर, एकदम लेटेस्ट पेपर में अभी आया है। क्या बोल रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से देखना सर इसको। सबसे पहले अपन ने देखा था विथड्रॉइंग अमाउंट अनक्लेम्ड बाय सप्लायर्स। क्लियर है, विथड्रॉइंग अमाउंट अनक्लेम्ड बाय सप्लायर्स। अपन ने देखा था कि सप्लायर आया ही नहीं, तुम झूठ झूठ बोल रहे हो, सप्लायर आया और खुद के नाम पे पैसा विड्रॉ करके जा रहे हो, खुद उसको वापर रहे हो। क्लियर है, क्योंकि सप्लायर तो कोई आया ही नहीं है, तो सप्लायर के नाम पे तुमने फ्रॉड किया। हाँ सर, फिर वापस से जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना सर, पेइंग फिक्टिशियस इनवॉइस, वापस से यही पॉइंट अपन ने लिख दिया, पेइंग फिक्टिशियस इनवॉइस। ओके ओके ओके। और फिर एक्सेप्टिंग परचेज इनवॉइस एट प्राइस हायर देन मार्केट प्राइस एंड कलेक्टिंग एक्सेस अमाउंट। देखो इधर अपन ने लिखा था डबल पेमेंट ऑफ इनवॉइस, बस वही है सर। मार्केट प्राइस 100 थी, तुमने परचेज कितने में किया, 200 में तुम कर रहे हो, क्योंकि 100 रुपए तुम अपने जेब में डाल रहे हो, बोले तो परचेज इनवॉइस को तुमने हायर देन मार्केट प्राइस पे ले लिया। क्लियर है, हाँ सर, ये 3 पॉइंट अपन करके चले थे। ये तो देखो अपन ने ऊपर से उठाए थे, डबल पेमेंट और फिक्टिशियस इनवॉइस। तो ये वाला जो है थर्ड वाला पॉइंट क्या हो गया, डबल पेमेंट वाला, और ये वाला क्या हो गया, फिक्टिशियस इनवॉइस वाला। ओके हाँ सर। वेरिफिकेशन कैसे किया था, परचेज जर्नल चेक कर रही थी इसकी, मैंने बोला हाँ सर। सारे सप्लायर का मैंने फर्निश कराया था स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, मैंने बोला हाँ सर। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो चेक करूंगा ही हर बार, हाँ सर। और जो भी डिस्काउंट दे रहे हो ना उसको मैंने चेक कर लिया था, बोले तो अलाउंसेस रिबेट्स को चेक कर लिया था। फिर अपन ने पढ़ा था फ्रॉड थ्रू कस्टमर्स लेजर। भाई बहुत सिंपल था, फ्रॉड 3 प्रकार के थे लेकिन बहुत सिंपल थे। पहले पॉइंट में तुमने लिखा टीमिंग एंड लीडिंग, हाँ सर। तीसरे पॉइंट में तुमने टीमिंग एंड लीडिंग का मतलब समझा दिया, यानी कि क्रेडिट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अकाउंट टू अनदर कस्टमर, क्रेडिटिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर अकाउंट टू अनदर कस्टमर। क्लियर है, ये टीमिंग एंड लीडिंग का मतलब होगा। डीप में अपन ने समझा था, लेकिन भाई अभी अपन क्या कर रहे हैं सर, रिवीजन कर रहे हैं, खाली लाइन को याद करते हुए चलना। क्लियर है क्या, मैंने बोला हाँ सर, डीप में मत जाना, क्योंकि ये तुम 1.5 दिन के लिए पढ़ रहे हो। क्लियर है, हाँ। और फिर मैंने क्या किया था, मिस अप्रोप्रिएटिंग अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो भी पैसा आया मैं चोरी करके चला गया था। क्लियर है। वेरिफिकेशन कैसे करोगे, मैंने बोला भाई ये पढ़ना ही नहीं है, सप्लायर्स लेजर में जो देखा ना उसका उल्टा कर दो। यहाँ पे परचेज जर्नल चेक करी तो अपन इधर सेल्स जर्नल चेक करेंगे नीचे। क्लियर है, हाँ। फिर अपन ने सारे सप्लायर का फर्निश करते स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इधर क्या करेंगे, सारे कस्टमर का फर्निश करेंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एग्जामिन करेंगे और अलाउंसेस एंड रिबेट्स को इवैल्यूएट करेंगे। ये दोनों पॉइंट तो सेम ही रहेंगे कस्टमर लेजर में। हाँ सर, जल्दी से बताना तुमको मजा आता है कि मजा नहीं आता है सर। ये धमाकेदार रिवीजन में ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लक्की भास्कर, बिल्कुल अभिषेक भाई। मजा आ गया। मैं बोलता हूं भाई रिवीजन लेक्चर को बार बार सुनोगे ना भाई, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। और ये रिवीजन लेक्चर्स, अपने रिवीजन लेक्चर की खास बात क्या, अपने रिवीजन लेक्चर सर अलॉन्ग विद मेमोरी टेक्निक्स। माहौल लोग कह रहे मजा आ गया, विश्वा कह रही मजा आ गया, हार्दिक भाई कह रहे मजा आ गया, पटाखा रिवीजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, संयम भाई कह रहे, काव्या कह रही मजा आ गया सर, मजा आ गया।